नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, माता एवं बहनों। आज हम लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम क्षेत्र में आप सबके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आपका पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा सलाहकार अनिल कुमार महतो। दूसरे चरण में हमने कई वीडियो योगा, आयुर्वेदा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ऑनलाइन शिक्षा, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम्स और डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया पर बातें की थी। और उसके बाद हमने परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन आज पुनः आप सबके सामने उपस्थित हो तीसरे लॉकडाउन के चरण में जो हम लोगों ने दिल दहलाने वाले मंजर को देखा। तमाम पैकेज की घोषणाओं के बावजूद लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर जाने वाले कई ऐसे कदम उठाए हमारे देश के मजदूरों ने, जिसे रोक पाने में देश की तमाम राज्य सरकारें नाकाम रही। राज्य के बॉर्डर एवं भिन्न भिन्न जगहों पर तैनात कोरोना वायरस के पुलिसकर्मियों के पलायन को कर रहे मजदूरों के दर्द से मरमाहतों के रास्ते में आ रहे मालवाही गाड़ियों में बैठा देना, रेलवे पटरी पर चलकर प्राण त्याग देना और एक ट्रक में जान चला जाना किसी से छुपा नहीं। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त सुरक्षा सलाहकार अनिल कुमार महतो मजदूरों के पलायन को रोकने एवं देश के बिगड़ते अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमारे दिमाग में कुछ विचार आए हैं। वो 10 छोटी छोटी बातों को हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। यदि ये बातें अच्छी लगे तो हमारे देश के तमाम प्रशासक वृंद और देश के तमाम मंत्रियों के बीच इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख और मजदूरों के पलायन को रोका जा सके। तो दोस्तों, और मैं शुरू करता हूँ अपने उन 10 छोटी छोटी बातों को, जिसमें पहली बात है कि प्रत्येक राज्य सरकारें एक टास्क फोर्स गठित करें और रास्ते में चल रहे मजदूरों से पूछना शुरू करें, क्यों पलायन, किस सेक्टर में काम करते हो, क्या आपके जीविकोपार्जन के लिए आपकी कंपनी मदद नहीं कर रही। कंपनी या ठेकेदार का नाम पता पूछकर उसे शेल्टर हाउस, क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की तमाम व्यवस्थाओं के साथ रोक दी जाए और जो लोग छोटा मोटा व्यवसाय कर जीविकोपार्जन की बात करते उनको घर जाने की व्यवस्था कर दी जाए। दूसरी बातें, उन तमाम छोटी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में बताया गया, मजदूरों से पूछा गया, जो जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं वहाँ के प्रशासक मंडली उन कंपनियों, उन छोटे छोटे उद्योगपतियों, उन तमाम उद्योगपतियों से पूछें कि आपके जो श्रमिक जा रहे हैं क्या आपकी उनके पुनः ज़रूरत नहीं है। कंपनियों की बातें सुने। कभी कभी कंपनियां की भी मजबूरियों को सुनना पड़ेगा, जिसमें देखा जाए कि काफ़ी कंपनियां बोले हमें ईएमआई भरने का भी पैसा नहीं है, तो हम मजदूरों को कैसे पेमेंट कर सकते हैं और ऐसे स्थिति में हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। वैसे कंपनियों को हमें अपना मदद करने के लिए सरकार जो एमएसएमई की व्यवस्था की है वैसे उद्योग धंधों को करवाए, रोके। तीसरा से कुछ मजदूर रास्ते में जाते हुए ऐसे मिलेंगे जिसकी कंपनी तो उन्हें तमाम तनख्वाह दे रही है, फिर भी भागे जा रहे हैं। वैसे मजदूरों को स्पष्ट निर्देश दे दिया जाए कि जिस दिन मिल, फैक्ट्री, कारखाने खुल गए और आप काम पर नहीं पहुंच पाए तो आपको दी जाने वाली वेतन एडवांस में बदल जाएगी और आगे जो काम करेंगे उसमें से काट ली जाएगी। दोस्तों, इतनी सारी जो भी बातें हैं, अभी कोरोना वायरस का खतरा खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन के सारे नियमों को पालन करते हुए ही सारे कामों को करना पड़ेगा। चौथा बातें हमारे ध्यान में जो आई है वो मैं बताना चाहूँ, तमाम राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के सुख दुख का ख्याल रखने के लिए जो नोडल ऑफिसर्स, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर एवं वेबसाइट जारी की है, लेकिन ये सारी सुविधाएं बेकार साबित हुई है। जितने भी फ़ोन मिलाए जाए, फ़ोन पर अधिकांश अधिकारी मिलते नहीं, मेल करने पर बीच में ही मेल कट जाता है और उसके जवाब सही से नहीं मिल पाते। जो वेबसाइटें जारी की गई है ई पास वगैरह के लिए, वो हर किसी मजदूर के बस का बात नहीं है, क्योंकि 40 से 50% मजदूरों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। और जब वो मजदूर ई पास के लिए कैफ़े में जाते हैं तो उनकी मजदूरियों का लाभ उठाने के लिए वो पास बनाने के लिए 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की मांग करते हैं। सोचिए, ऐसे में गरीब मजदूर क्या करें, नियम का उल्लंघन करें या नियम का पालन करने का कोशिश करें। मरता क्या न करता के तर्ज पर वे रास्ते पर बीवी बच्चों के साथ निकल जाते हैं। अतः अपने सभी आला कमान के
प्रशासकों से, देश के और राज्य के तमाम मंत्रीगण से अनुरोध है कि वे हेल्पलाइन नंबर जो जारी करें, जिम्मेवार व्यक्तियों को बैठाएं और तुरंत उसके कॉल रिसीव कर उसका जवाब दें, समस्या का समाधान ढूंढें। परिवहन मंत्रालय और हमारे देश के तमाम संस्थाओं ने ये जारी कर दी कि आप IRTC से रेलवे चलेगी, IRCTC से टिकट लेना है और वो टिकट तमाम मजदूरों के पास, उसके लिए वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल का काम होता है। और जो मजदूर वर्ग अपना टिकट बनाने के लिए IRCTC के पास जाते हैं तो वो 600 रुपये की टिकट 2000, 2500, 3000 का डिमांड करते हैं। तो ऐसे में मजदूर क्या करे? 7वां सूत्र, 7वीं छोटी बातें हैं वर्तमान परिस्थिति में भविष्य से ज़्यादा चिंता वर्तमान को संवारने में लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे अगर मजदूर मंडली जिंदा रहेगा तो देश का उद्योग धंधा कभी भी जीवित रहेगा। माननीय वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री से सभी ने निवेदन है कि जो रकम आपने EPF में जमा करने की घोषणा की है उसे EPF में न जमा कर उन मजदूरों को देकर बचाएं जिसे ना वेतन मिल पा रहा है ना भोजन। बहुत सारी कंपनियां वेतन दे रही है, कुछ कंपनियां साफ ना कर दी है, कुछ कंपनियां 4 घंटे का वेतन देने की बात कर रही है। ऐसे में मजदूरों का आप मदद करेंगे तो स्वतः मजदूरों का पलायन कम हो जाएगा। हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 7वें नियम के अनुसार, 7वें सूत्र के हिसाब से हम ये बात बताना चाहेंगे कि हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो कमीशन बेस पर काम करते हैं। चाहे वो सेल्समैन में हो, चाहे वो मार्केट में हो, उन्हें कुछ टारगेट दे दिया जाता है और टारगेट पूरा होने पर धीरे उन सेल्समैनों को टारगेट को पूरा करने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है। चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो LIC एजेंट हो, चाहे सहारा एजेंट हो, चाहे और तमाम कंपनियों के सेल्समैन हो, और उनको जब वो काम हो जाती है तभी उनको पैसा मिलता है। ये लॉकडाउन के वजह से ज़रा सोचिए, वो ना किसी से संपर्क कर सकता है, ना किसी को अप्रोच कर सकता है। वैसे लोगों को परिवार का जीविका कैसे चल सकती है? वैसे अभिकर्ता LIC के बारे में भी आपको पता होगा। LIC के 5 साल से जो नीचे काम कर चुके हैं अभिकर्ता, उन्हें किसी तरह का एडवांस नहीं दिया जा रहा है। जरा सोचिए उन अभिकर्ताओं के परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा होगा। आज सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ताओं का लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या अंजाम होगा जब गरीब जनता उसे निवेशित रकम का भुगतान मांगना शुरू करेगी। एक तरफ कमीशन मिलना बंद, आय का स्रोत बंद, दूसरे तरफ जमाकर्ताओं का भुगतान। सरकार सहारा एवं अल्केमिस्ट जैसे कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का निर्देश दें और लाखों लाख एजेंटों का परिवार सुरक्षित रखें। मैं 8वें सूत्र के रूप में बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि हम राशन कार्ड लेस लोगों को भी राशन देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि राशन कार्ड लेस लोगों तक राशन की दी जाने वाली आज घोषणा की गई चीज़ें तभी पहुंच पाएगी जब उन सही व्यक्ति के तक राशन जो पहुंचता है, जो देने जाते हैं, उसका फ़ोटो खींचकर साथ में मांगा जाए। ऐसे ही वक्त आ गया है, ये वक्त हमारे मजदूर संगठन के नेताओं का भी परीक्षा का घड़ी है। इन तमाम कार्यों में मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए भोजन दिलवाना, कंपनियों के साथ बैठ करके बातचीत करके और एक बीच बचाव का रास्ता निकालना ताकि फैक्ट्री मजदूर जिंदा रह सके और मजदूर भी जिंदा रह करके अपने बाल बच्चों को जिंदा कर सके। ऐसे में ही हमारे मजदूर संगठन के प्रति जो मजदूरों का उठता हुआ विश्वास है वो कायम हो सकेगा। साथ ही दोस्तों, हम तमाम मजदूर साथियों से जिनके पास तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है, अब वक्त आ गया है, कोरोना वायरस लॉकडाउन से स्पष्ट समझा दिया है कि अच्छे दिनों में किया गया बचत और निवेश ही बुरे दिनों में काम आता है। आप एवं अपने परिवार के
आप पर निर्भर है। आत्मनिर्भर होने की बातें सरकार तो कर रही है, लेकिन आत्मनिर्भर आप तभी हो पाएंगे जब अच्छे दिनों में अपने स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, सेविंग्स अकाउंट्स इत्यादि खुलवा कर कुछ ना कुछ जमा करते रहेंगे। मजदूर, एमएसएमई, रेहड़ी धारकों को लोन देने की पहल की, ज़रूरतमंदों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और ये अपना जिम्मा निभाए। 10वें और अंतिम सूत्र मैं बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया फंड देशवासियों के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। इस चौथे चरण में हमारे तमाम सरकारें इन सारे फंडों को जल्द से जल्द काम में लाए और आर्थिक स्थिति को मूर्त रूप देने की कोशिश किया जाए। तमाम वैक्सीन्स, दवाएं जो भी है कारगर, वो इस बीच में इकट्ठा कर और मुहैया करवा दिया जाए और प्रत्येक फैक्ट्री के लोगों को निःशुल्क मुहैया करवा कर वहाँ के मजदूरों को उस वैक्सीन्स का और उस दवा का सेवन करने के लिए मुफ्त में दिया जाए और लोग अपने अपने काम पर लौटकर देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाएं। अपना सपना स्वस्थ, सुशिक्षित, स्वनिर्भर, स्वनुशासित हो हर भारतवासी अपना। जय हिंद, जय भारत।